बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हमने बात जो करनी है वो हमने करनी है पावर एंड पॉलिटिक्स के ऊपर। पावर और पॉलिटिक्स का जो चैप्टर है आप वो उसके अंदर पहले पोर्शन के अंदर पहले हाफ पार्ट के अंदर हम बात करेंगे पावर के ऊपर और फिर आगे हम चले जाएंगे पॉलिटिक्स के ऊपर। लेकिन मैं यहाँ आपको ये बताता चलूँ बेटा कि ये दोनों कॉन्सेप्ट साथ साथ चलते हैं, पैरेलल चलते हैं। जिन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर पावर होगी या पावर को हासिल करने के लिए पावर स्ट्रगल होगी, वहाँ पॉलिटिक्स भी होगी। और पॉलिटिक्स लोग करते हैं पावर अटेन करने के लिए, और पावर इसलिए अटेन करते हैं कि लोग चाहते हैं कि इदारे के अंदर उनकी बात सुनी जाए। अब पहले हम देख लेते हैं कि पावर की डेफिनेशन क्या है। पावर इज द कैपेसिटी ऑफ अ पर्सन, टीम और ऑर्गेनाइजेशन टू इन्फ्लुएंस अदर। In simple word we can say power mean when individual 1 or individual A has the ability to influence the behavior of individual B। जब किसी एक इंसान के पास ये ताकत हो, ये सलाहियत हो कि वो किसी दूसरे इंसान को इस बात पे कंपेल कर सके, इन्फ्लुएंस कर सके कि वो उसकी बात माने, तो इसको फिनोमेना को कहते हैं पावर। पावर के लिए इन्फ्लुएंस को होना जरूरी है, और इन्फ्लुएंस से मुराद कि आप जिस इंसान को चाहते हैं कि वो आपके मुताबिक आप काम करे या आपकी मर्जी के मुताबिक काम करे या आपकी बात माने, तो उसको बात मनवाने के लिए आपके पास इन्फ्लुएंस होना जरूरी है। द पोटेंशियल टू इन्फ्लुएंस अदर पीपल हैव पावर दे डोंट यूज एंड मे नॉट नो दे पोजेस। Sometime in organization people are unaware of the fact that they have power। उनके पास पावर होती है, इस बात की उनको रियलाइजेशन नहीं होती, या वो पावर का इस्तेमाल नहीं जानते। थर्ड पॉइंट, पावर रिक्वायर्स वन पर्सन्स परसेप्शन ऑफ डिपेंडेंस ऑन अनदर पर्सन। पावर के लिए जैसे कि मैंने डेफिनेशन में आपको बताया कि पावर के लिए जरूरी है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन के डिपेंडेंट हो, यानी कि वो किसी चीज के लिए भी उसकी तरफ देख रहा हो, इंस्ट्रक्शंस के लिए, इख्तियारात के लिए, रिसोर्सेज के लिए अदारे के अंदर। नेक्स्ट, ये जो आपके सामने अभी स्लाइड आई है, अगर आप इसको गौर से देखें तो पर्सन ए इज डायरेक्टिंग टू पर्सन बी। पर्सन ए इन्फ्लुएंस कर रहा है, कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है पर्सन बी को, और आगे आप चलें, ये देखें एरो, तो पर्सन बी वापस रिप्लाई कर रहा है पर्सन ए को। जो इंस्ट्रक्शन पर्सन ए ने दी है in order to influence the behavior of person B, the person B is responding towards person A upon his instruction. That is the power phenomena. That's how power influence take place. Now, influenceability of the target of a power, उसके अंदर क्या चीजें शामिल हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि पावर के लिए बेटा डिपेंडेंसी होना जरूरी है। अगर ये वो चीजें हैं जो इन्फ्लुएंसिबिलिटी और क्रिएट करती हैं, अगर डिपेंडेंसी होगी तो आप किसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अगर सिचुएशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अनसर्टेनिटी है तो भी बेटा जी पावर और इन्फ्लुएंसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट इमर्ज होगा। फिर बेटा पर्सनैलिटी जो है, दैट इज ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स, इंटेलिजेंस, जेंडर, एज, ये सारे वो फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंसिबिलिटी ऑफ द टारगेट ऑफ अ पावर की तरफ कंट्रीब्यूट करते हैं। कल्चर भी इसमें शामिल है। बेटा जी
like in the chapter of leadership, we discussed that there are some sources of power. Similarly, जो लीडर है जैसे उसको पावर की जरूरत होती है, ऐसे इदारों के अंदर मैनेजर हैं, सीईओज हैं, मैनेजमेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, उसको पावर की जरूरत होती है। तो पावर सोर्सेज आपके सामने आ गए हैं। लेजिटिमेट पावर है, रिवॉर्ड पावर है, कोर्सिव पावर है, एक्सपर्ट पावर है, रेफरेंट पावर है। इनको हम वन बाय वन देखेंगे कि लेजिटिमेट पावर से क्या मुराद है। जी बेटा, देर आर 5 बेसिस ऑफ पावर। यहाँ पे थोड़ी सी तरतीब आगे पीछे है, तो पहले हम तरतीब के हिसाब से चले जाते हैं। पहली जो बात लिखी हुई है वो रिवॉर्ड पावर की लिखी हुई है। रिवॉर्ड पावर से मुराद है व्हेन एनी इंडिविजुअल हु हैज प्रॉमिस्ड granting of any reward to any individual, or he has power to reward anybody in terms of bonus, in terms of commission, in terms of increment of pay। अगर किसी इंसान की, किसी एम्प्लॉय की, अगर कोई बंदा तनख्वाह में इजाफा कर सकता है, उसके रिवॉर्ड्स के अंदर इजाफा कर सकता है, तो उसके पास रिवॉर्ड पावर है। अगर आपके पास रिवॉर्ड पावर है तो यकीनन दूसरे लोग आपके डिपेंडेंट्स हैं, इससे डिपेंडेंसी क्रिएट होती है और इन्फ्लुएंसिबिलिटी आती है। आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अपने एम्प्लॉइज को कि अगर आप अच्छा काम करेंगे तो मैं आपको रिवॉर्ड दूंगा। नंबर 2, कोर्सिव पावर। when you, it's opposite to the reward power, when you threat someone or you can actually punish someone if he is not following your instructions, then you have a influence in terms of coercive power। You can punish or threat that you will reduce his or her pay। आप उसकी तनख्वाह कम कर सकते हैं, आप उसकी प्रमोशन रोक सकते हैं, आप उसके इंक्रीमेंट को रोक सकते हैं। तो ये कोर्सिव पावर होती है, या आप उसको दायरे से निकाल सकते हैं। ये कोर्सिव पावर आ गई। इट साउंड्स नेगेटिव बट इट इज यूज्ड इन ऑर्गेनाइजेशंस। थर्ड वन इज लेजिटिमेट पावर। Legitimate power is based on position or formal authority। जो legitimate power है बेटा जी, वो that comes from the official authority, official structure of the organization। अगर अदारे के अंदर hierarchy है तो hierarchy से बेटा जी legitimate power आती है। आपकी जो official position होती है किसी अदारे के अंदर, being a manager, assistant manager, or being head of department, or being CEO of the organization, so that power comes from the authority। Now we have a 4 type of power. Expert power। Expert power means sharing of knowledge or information, or in some books it is written that when you are specialized in some particular field, or you have a specialized knowledge, skills and abilities, in order to have those abilities or in order to influence using those abilities, you should first possess such knowledge। अगर आपके पास वो खास नॉलेज स्किल है जो लोगों की जरूरत है, जिससे डिपेंडेंसी और इन्फ्लुएंस क्रिएट होता है, तो दैट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ पावर। लास्ट वन एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट source of power, that is also a quality of the leadership, power of one's personality or charisma। It is attached with physical characteristics। Someone has naturally a uh, good physique, good appearance, he might have a good voice quality, he might have a good facial expression। तो उससे क्या होगा, आपके पास एक पावर आ जाती है, पर्सनालिटी करिश्मा आ जाता है, जिससे आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अपने सबॉर्डिनेट्स को, कलीग को, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। दीज आर दी 5 sources of power in organization। If you have any question regarding these sources, you kindly note that question। At the end of this lecture I will take your question। Now we have
consequences of the power. On the left side of your screen you have sources of power, and on the right side of your screen you have their consequences. एक्सपर्ट पावर एंड रेफरेंट पावर, इनका कॉन्सिक्वेंस क्या है? कमिटमेंट। अगर कोई एक्सपर्ट पावर है और रेफरेंट पावर का इस्तेमाल करते हैं इदारों के अंदर, तो उससे कमिटमेंट आती है इदारों में, एम्प्लॉयज के अंदर। अब लेजिटिमेट पावर और रिवॉर्ड पावर से आप कंप्लायंस लेते हैं, यानी कि अपनी इंस्ट्रक्शंस को इम्प्लीमेंट करते हैं, उनको आप उसकी कंप्लायंस लेते हैं कि लोग उस पर अमल दरामद करें। कंप्लायंस का मतलब होता है अमल दरामद को इंश्योर करवाना। और लास्ट है बेटा जी, कोर्सिव पावर आप यूज करते हैं रेजिस्टेंस को खत्म करने के लिए, या इससे रेजिस्टेंस आ भी सकती है, ठीक है। अगर आप सख्ती करेंगे तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? रेजिस्टेंस आएगी। या सम टाइम सख्ती आप करते हैं रेजिस्टेंस को खत्म करने के लिए। दोनों तरह से इसका इस्तेमाल हो सकता है। नेक्स्ट वी हैव information and power, and what is their relationship in organization. The flow of information, beta ji, is very important in organization. How information is going to be communicated in organizations, how it is being channelized in the organization, where to communicate information, what channel will be used, और किसको information देनी है किसको नहीं देनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर तो पावर जो है वो यूज करके, पावर का इस्तेमाल करके आप इंफॉर्मेशन जो है वो कम्युनिकेट करते हैं, जैसा कि कुछ लोग जो हैं वो पावर लेते इसलिए हैं ताकि उन तक उनको इंफॉर्मेशन तक एक्सेस हो, बिकॉज विदाउट हैविंग पावर आप अदारे के अंदर एक्सेस हासिल नहीं कर सकते इंफॉर्मेशन के ऊपर। तो अगर आपके पास बेस्ड ऑन लेजिटिमेट पावर आप इंफॉर्मेशन तक एक्सेस ले सकते हैं। सेकेंडली, रिलेट्स टू फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क। जो इंफॉर्मेशन है वो आपको फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क के साथ कनेक्ट करती है। कॉमन इन सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर्स, व्हील पैटर्न। बेटा व्हील को आपने देखा होगा, जितनी भी व्हील के अंदर वायर्स होती हैं वो सेंट्रल एक पॉइंट होता है जिसके साथ कनेक्ट हुई हुई होती हैं। तो अगर ऐसा अदारे के अंदर सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर है तो फिर इंफॉर्मेशन इस तरह फ्लो करेगी। नंबर नेक्स्ट है कोपिंग विद अनसर्टेनिटी। हाउ यू कैन कोप विद अनसर्टेनिटी। बेटा जितनी इंफॉर्मेशन का फ्लो बेहतर होगा, आप अदारों के अंदर अनसर्टेनिटी उतनी रिड्यूस कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन इज इटसेल्फ अ सोर्स ऑफ पावर। Those who know how to cope with organizational uncertainty gain power. जिनको पता होता है कि फ्यूचर की अनसर्टेनिटी को कैसे कंट्रोल करना है, ये बेटा जी ऑल्सो एक सोर्स ऑफ पावर है। और इससे आप कर क्या सकते हैं? आप 3 काम कर सकते हैं। अनसर्टेनिटीज को अवॉइड कर सकते हैं, प्रिवेंशन कर सकते हैं, अनसर्टेनिटीज या मसाइल का की फोरकास्टिंग कर सकते हैं, या आप उन अनसर्टेनिटी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, उसको बर्दाश्त कर सकते हैं उसके इफेक्ट को। ये बेटा इंफॉर्मेशन अगर होगी तो आप ये 3 काम कर सकेंगे। लास्ट जो बात आपसे मैंने करनी है आज के लेक्चर में, वो बेटा जी एक तो 9 पावर टैक्टिक्स है और सेक्सुअल हैरेसमेंट है एंड पावर। इसका क्या ताल्लुक है? बेटा जी अगर किसी दायरे के अंदर किसी विक्टिम के पास जिसको हरास किया जा रहा है अगर पावर नहीं है, तो वो अपने आप को पावरलेस फील करेगा और इस हरासमेंट के खिलाफ वो आवाज नहीं उठा सकेगा।
और इसका नतीजा क्या होगा, हरासमेंट थ्रेटन्स जॉब सिक्योरिटी और सेफ्टी थ्रू कोर्सिव और लेजिटिमेट पावर। जो बंदा ये कर रहा है वो उसको हरास करेगा कि मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा, मैं तुम्हारा बॉस हूँ, मेरी ये अथॉरिटी है, ये पोजीशन है, ठीक है। तो ये बेटा जी जब इंसान पावरलेस फील करता है अदारे के अंदर तो ज्यादा चांसेस हो जाते हैं उसकी हरासमेंट के। नंबर 3 है हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट हरासमेंट कंटिन्यूज व्हेन द विक्टिम लैक पावर टू स्टॉप द बिहेवियर। जैसा कि मैंने अभी शुरू में आपको कहा, अगर एक एम्प्लॉई विक्टिम है हरासमेंट का और उसके पास पावर नहीं है, तो वो अगर लैक करता है पावर में तो बेटा जी उसकी हरासमेंट कंटिन्यू रहेगी, उसके साथ ये बुरा रवैया जारी रहेगा। अब बेटा जी लास्ट क्विकली वी हैव ओनली लास्ट फ्यू मिनट्स लेफ्ट इन दिस सेशन। I am going to quickly discuss these 9 reason or 9 generic influencing tactics. बेटा जी इनमें रैशनल परसुएशन है, इंस्पिरेशनल अपील है, कंसल्टेशन है, इंग्रेटिएशन है, पर्सनल अपील, पर्सनल अपील, एक्सचेंज, कोलिशन टैक्टिक्स, प्रेशर, लेजिटिमेट टैक्टिक्स। ये वो टैक्टिक्स हैं जिनको आप इस्तेमाल करके आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ट्राइंग टू कन्विंस समवन विद रीजन लॉजिक तो रैशनल परसुएशन हो जाएगी। अगर आप किसी के इमोशन को अपील करते हैं, वैल्यूज को अपील करते हैं तो इंस्पिरेशनल अपील हो जाएगी। कंसल्टेशन क्या है, जब आप डिस्कशन के अंदर डिसीजन मेकिंग के अंदर लोगों को शामिल करते हैं तो ये कंसल्टेशन टैक्टिक्स हो जाएगी इन्फ्लुएंस करने के लिए। इनग्रेटिएशन गेटिंग समवन इन अ गुड मूड, अगर आपने किसी से कोई बात मनवानी है तो पहले उसकी तारीफ करें, फ्लैटरी करें, बटरिंग करें ताकि उससे आप बात मनवा सकें, इसको इनग्रेटिएशन कहते हैं। फिर बेटा जी पर्सनल अपील है रेफरिंग टू फ्रेंडशिप लॉयल्टी, अगर आप किसी से कोई काम लेना चाहते हैं, आप कहें तो आप मेरे दोस्त नहीं हो, आप उसके साथ अपना जो ताल्लुक है, जो लॉयल्टी है उसको अपील करें, तो ये इन्फ्लुएंसिंग टैक्टिक्स है। इसी तरह बेटा जी मेकिंग एक्सप्रेस और इम्प्लाइड प्रोमिसेस एंड ट्रेडिंग फेवर है, एक्सचेंज है। फिर कोलिशन है, अगर आप किसी की सपोर्ट लेना चाहते हैं तो यू एफर टू परसू समवन, उसको ग्रुप के अंदर शामिल करने के लिए आप परसू करते हैं। फिर डिमांडिंग कंप्लाइंस है, यूजिंग इंटिमिडेशन और थ्रेट्स है, प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल करके इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और लास्ट है आप अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स पॉलिसीज और इन पर इम्प्लीमेंट कराते हैं। ये बेटा थी 9 जेनेरिक इन्फ्लुएंशियल टेक्निक्स। और आज का हमारा लेक्चर जो है हम यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं।